फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि अभी जीएसटी काउंसिल की 53वीं मीटिंग हुई थी, जिसका प्रेस रिलीज भी आ चुका है और प्रेस रिलीज ऑलरेडी हम लोग पहले डिस्कस कर भी चुके हैं। और उस प्रेस रिलीज के बाद बहुत सारे सर्कुलर्स भी आ गए हैं, यानी क्लैरिफिकेशंस भी आ गए हैं। उन सर्कुलर्स को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि उन सर्कुलर्स में जो चीजें प्रेस रिलीज में दी गई थी और जो सर्कुलर्स में दी गई हैं, वो क्लैरिफिकेशन देखने के बाद निष्कर्ष जो निकलता है वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है समझना। और बहुत सारे लोगों ने इस विषय में प्रश्न भी किया है कि इसमें हमें रिलैक्सेशन क्या मिला है। खास तौर से अगर हम बात करते हैं सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 की, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड हम लोगों द्वारा की गई थी कि इसमें हमें रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलना चाहिए। लेकिन जब हम प्रेस रिलीज देखते हैं तो उसमें जो रिलैक्सेशन हमें दिखाई देता है, वो जब हम इनका सर्कुलर देखते हैं, क्लैरिफिकेशन देखते हैं, तो उसमें हमें उतना प्रॉपर दिखाई नहीं देता। तो हमें इसको समझना आवश्यक है और उसको समझ करके ही हमें आगे की कार्रवाई करनी भी चाहिए। इसलिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस क्लैरिफिकेशन को, उस सर्कुलर को, जिसमें ये सारी डिटेल दी गई है और आप लोगों के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर भी उसमें समाहित है। स्टार्ट करने के पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है सर्कुलर नंबर 211 और ये आया है 26 जून 2024 को, जिसमें इन्होंने क्लैरिफिकेशन ऑन टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 of CGST Act 2017 in respect of RCM supplies received from unregistered person। तो देखिए, इसमें काफी लोगों के प्रश्न हैं, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इसको ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा, क्योंकि कहीं कहीं आपको लगेगा कि रिलीफ मिला है और कहीं कहीं लगेगा आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं, अगर उसे हम ध्यान से नहीं सुनेंगे तो अवश्य हम गलती कर जाएंगे। तो इसको ध्यान से और पूरा वीडियो सुनिए। तो पहली चीज ये कि जहां पर मैंने हाईलाइट भी किया है, ये बात कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो clarification on time limit under section 16 subsection 4 of CGST Act 2017 in respect of RCM supplies received from unregistered person। तो यहाँ पर इन्होंने पहले आपको ये बताया है कि जो आरसीएम की सप्लाई है उसकी आईटीसी हमें कब मिलती है, कब हमें उसका टैक्स पे करना होता है और कैसे हम उसको ले सकते हैं, वो सारी चीजें इन्होंने एक बार यहाँ पर फिर से डिस्कस की। और इन्होंने बताया कि ऐसा स्टेप मुझे क्यों लेना पड़ा। रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड एंड इंडस्ट्री सीकिंग क्लैरिटी ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। तो इनसे ऐसी डिमांड ट्रेड इंडस्ट्री ने की थी। फॉर द पर्पज ऑफ अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी बाय द रिसिपिएंट ऑन द टैक्स पेड बाय हिम अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी ऐसी सप्लाई जो हमें अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा मिली थी, तो उसकी लायबिलिटी हमारे ऊपर आ रही थी। जब हमारे ऊपर आ रही थी तो हमें क्या करना था, आगे कहते हैं इट हैज बीन रिप्रेजेंटेड दैट इन सम केसेस वेयर टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रिसिपिएंट सच एज वेयर एन एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड बाय द ओवरसीज रिलेटेड पर्सन फॉर द एंटिटी लोकेटेड इन इंडिया एंड नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व, such an activity may not be considered as supply of services by the concerned recipient in India and accordingly. No invoice is issued as well as no tax is paid by the said recipient under RCM in respect of the same। यानी ना तो उनके द्वारा कोई इनवाइस इशू की गई और ना ही उनके द्वारा कोई टैक्स पे किया गया। However, later on, either on their own on the basis of some clarification issued by the department or on the basis of some court judgment, यानी डिपार्टमेंट के द्वारा भी ये क्लैरिफिकेशन मांगा गया था, कुछ जजमेंट्स भी आए थे, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये क्लैरिफिकेशन दिया जाए।
दूसरा क्या है, इट हैज बीन रिप्रेजेंटेड दैट सम ऑफ द फील्ड फॉर्मेशन ऑफ टेकिंग द व्यू दैट इन सच केसेस द रेलेवेंट ईयर ऑफ द इनवॉइस फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। तो जैसा कि इसमें काफी चीजें आपको मालूम है, लेकिन जो जो चीजें महत्वपूर्ण है उनको आप ध्यान से सुनते जाइएगा। द टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इज ओनली अप टू द September November of the following financial year, that is the financial year following the financial year in which the said service was received। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में हमें वो सर्विस रिसीव्ड हुई है, उस फाइनेंशियल के अगले फाइनेंशियल ईयर के सितंबर पहले जो की था, अब नवंबर तक है, तो नवंबर तक आपको आईटीसी के क्लेम कर लेनी चाहिए। यानी सारा का सारा झंझट तो इसी बात का था कि हमने पे तो कर दिया लेकिन आईटीसी क्लेम नहीं कर पाए, या पे भी नहीं किया और आईटीसी भी क्लेम नहीं कर पाए। और आज जब नोटिस आ रहा है या ऑडिट हो रहा है तो हमें पता चल रहा है कि हमारी आरसीएम लायबिलिटी बची हुई है, हमने पे नहीं की है। तो अगर आज की डेट में हम अपने आरसीएम की लायबिलिटी पे करते हैं तो सबसे बड़ा झंझट यही इशू होता है कि उसकी आईटीसी का क्या होगा, क्योंकि आईटीसी क्लेम करने के लिए तो आपने बता दिया कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर या नवंबर तक ही क्लेम कर सकते हैं। तो उसी को एक क्लैरिफाई करना है यहाँ पर। ऑन द अदर हैंड, इंडस्ट्री हैज रिप्रेजेंटेड दैट एन इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सब सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर वेयर टैक्स हैज टू बी पेड बाय द रिसिपिएंट ऑन आरसीएम बेसिस। यानी कुछ कंडीशन ऐसी आ गई जहां पर हमने आरसीएम तो पे कर दिया लेकिन उसकी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाए, या हमने ना तो आरसीएम पे किया और ना ही आईटीसी क्लेम कर। दोनों स्थितियां हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इसके बारे में बताया, द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द लॉ अक्रॉस द फील्ड फॉर्मेशन। The board in exercise of its powers conferred under section 168(1) of the CGST Act hereby clarifies the issue as follows। तो यहाँ पर इन्होंने उसको क्लैरिफाई किया है। तो क्लैरिफाई जो किया है उसमें इन्होंने यही दिया कि 16 सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लास ए में क्या दिया हुआ है, और ये आपको ऑलरेडी मालूम है इसलिए दोबारा से डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ऊपर भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। रूल 36(1)(b) के बारे में भी आपको मालूम है, वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अब यहाँ पर इन्होंने जो आगे पॉइंट दिए हैं यहां से मैं आपको बताना चाहता हूं फर्दर। क्लास एफ ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 31 ऑफ सीजीएसटी एक्ट प्रोवाइड्स दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन who is liable to pay tax under subsection 3 or subsection 4 of section 9 shall issue an invoice in respect of goods or services or both received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of goods or services or both। यानी जहां पर आप तो रजिस्टर्ड हैं, आपका जो सप्लायर था वो रजिस्टर्ड नहीं था, यानी आरसीएम की लायबिलिटी आपके ऊपर थी, तो आपने उसकी इनवाइस इशू की या नहीं की। तो अब आप यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपको क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। इसके बाद हम लोग पॉइंट यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया वही कि आपको पहले नियम था कि आपको सितंबर तक आईटीसी क्लेम कर लेनी थी और उसको फिर चेंज करके नवंबर तक एक्सटेंड किया गया था, उसके बारे में बताया गया। अब यहाँ पे 2.5 में इन्होंने क्या बताया, इनवॉइस और डेबिट नोट परटेंस it links that limit for ITC availment with the financial year to which the invoice or debit note pertains, as discussed in para 2.3 above in cases of supplies where the supplier is unregistered and recipient is registered। ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लास एफ ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो यानी उसके हिसाब से आपको इनवॉइस जनरेट करनी थी और उसकी आईटीसी आपको उसके आरसीएम आपको कैश में पे करना था। आईटीसी कैन नॉट बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ रिसीव्ड बाय हिम। तो अगर आपको आईटीसी क्लेम करनी है तो आईटीसी क्लेम करने के लिए आपको एक्चुअल में चाहिए क्या, अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा। आईटीसी क्लेम करने के लिए आपको पहली चीज वो लायबिलिटी आरसीएम की पे करनी थी और दूसरी चीज उसकी इनवॉइस जारी करनी थी।
अब झंझट ये आया कि वहां पर अगर 17, 18, 18, 19, 19, 20 किसी भी साल की हम बात करते हैं, तो वहां पर हमने या तो आरसीएम पे कर दिया है, इनवॉइस जनरेट नहीं किया है, या आरसीएम भी पे नहीं किया और इनवॉइस भी जनरेट नहीं किया है। तो जहां पर हमने आरसीएम पे कर दिया है लेकिन इनवॉइस जनरेट नहीं किया है, तो यानी जी इनवॉइस हम जिस ईयर में बनाएंगे उसी ईयर से उसकी आईटीसी क्लेम करने का टाइम शुरू होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने आरसीएम लायबिलिटी 17-18 में पे कर दी है लेकिन इनवॉइस जनरेट नहीं की है, इनवॉइस जनरेट की आपने 19-20 में, तो आपकी जो आईटीसी क्लेम की जो शुरुआत होगी 19-20 से होगी। यानी अगर आप आज आपको पता चलता है और आप 23-24, 24-25 में इसकी इनवॉइस जनरेट करते हैं, तो आपकी टाइम लिमिट वहीं से शुरू होगी, उसी ईयर से शुरू होगी जिस ईयर में आपने वो इनवॉइस जनरेट की है। लेकिन अब इसको जब पे करेंगे वहां पर जरूर समझने की जरूरत है कि एक झंझट तो आपका खत्म हुआ कि जो आपने इनवॉइस समय पे जनरेट नहीं की है, वो अगर आज की डेट में भी आप इनवॉइस जनरेट करते हैं तो आप उसकी आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। यानी पिछले में अगर आपने इनवॉइस जनरेट नहीं की है, आईटीसी क्लेम नहीं की है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आज भी उसकी इनवॉइस जनरेट करके आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है वो जरूर समझ लीजिए। A combined reading of the above provisions leads to a conclusion that as ITC can be availed by the recipient only on the basis of invoice or debit, यानी आप किस आधार पे आईटीसी क्लेम कर सकते थे, उसके लिए आपके पास इनवॉइस या डेबिट नोट होना जरूरी था। Or other duty paying documents, and is in case of partial supply received by the recipient from registered supplier, invoice has to be issued by the recipient himself the relevant financial year to which invoice pertains for the purpose of time limit for availment of ITC under section 16 subsection 4. Of CGS tax in such cases shall be the financial year of issuance of such invoice only. यानी वही फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा जब आप इनवाइस इशू करेंगे। इन केसेस वेयर द रिसिपिएंट इश्यू द said invoice after the time limit or time of supply of the said supply and pays tax accordingly, he will be required to pay interest on such delayed payment of tax. अब देखिए होगा क्या कि जब आप इनवाइस आज जनरेट करेंगे लेकिन तो आपके ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ जाएगी। क्यों? जो डिलेड पेमेंट है उसकी इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। आगे क्या कहते हैं? अकॉर्डिंगली इट इज क्लैरिफाइड दैट इन केसेस ऑफ सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर where tax has to be paid by the recipient under reverse charge mechanism RCM, and where invoice is to be issued by the recipient of the supply in accordance with the section 31 subsection 3 of class 12 of CGST Act, the relevant financial year of calculation of time limit for availment of input tax credit under the provision of section 16 subsection 4 of CGST Act will be the financial year in which the invoice has been issued by the recipient. तो रिसिपिएंट के द्वारा जब इनवाइस इशू किया जाएगा तभी से उसका टाइम शुरू होता है। यहां पर इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब ये जो कहने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। इन केस द रिसिपिएंट इश्यूज द इनवाइस आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई of the said supply and pays tax accordingly, he will be required to pay interest on such delayed payment of tax. अगर आप सप्लाई के बाद इनवाइस डिले से इशू करते हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट की लायबिलिटी आती है, तो इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही करना है। अब दूसरी बात आती है कि आपने इनवाइस अगर डिले से बनाया है, बाद में बनाया है, 17-18 का इनवाइस है और आप बना रहे हैं आज 24-25 में, तो आपके ऊपर कौन सी कार्रवाई होगी वो भी समझ लीजिए। Further, in case of such delayed issuance of invoice by the recipient, he may also be liable to penal action under the provisions of section 1222 यानी 122 of CGST Act.
तो आपको इन्होंने ये लाभ दे दिया, क्या लाभ दे दिया कि अगर आपने इनवॉइस जब बनाया उसी साल में आपको आईटीसी क्लेम करने का मौका मिल गया। ये तो आपके लिए बेनिफिशियल हुआ। लेकिन अगर आपने समय से टैक्स पे नहीं किया, इनवॉइस नहीं बनाई है, तो आपको इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी पे करनी है। चलिए वहां तक भी ठीक। अब तीसरी बात आ गई कि अगर आपने इनवॉइस डिलेड बनाया है, बाद में बनाया है, तो आपके ऊपर सेक्शन 122 ऑफ सीजीएसटी एक्ट की भी पेनल एक्शन हो सकता है, उसकी कार्रवाई भी हो सकती है। तो सेक्शन 122 में पेनाल्टी कितनी है? 25,000 रुपए सीजीएसटी और 25,000 रुपए एसजीएसटी, यानी टोटल 50,000 रुपए की पेनाल्टी भी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। तो जहां पर आपको लाभ मिल रहा है, वहां पर आपके ऊपर पेनल एक्शन और इंटरेस्ट की कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। सीधा सीधा ये नहीं है कि आपको सारी चीजों से छूट मिल रही है। तो जो मिलनी है वो एक्ट और रूल के हिसाब से ही है। केवल और केवल आपको जो छूट इन्होंने दे दी वो ये दे दी कि अब आपने अगर इनवॉइस पहले नहीं बनाया, अब इनवॉइस बना रहे हैं या अब उसको पे कर रहे हैं और साथ में इनवॉइस बना रहे हैं, तो इंटरेस्ट दे करके और टैक्स दे करके आप उस कार्रवाई से तो बच सकते हैं, उसकी आईटीसी भी ले सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर पेनल एक्शन लिया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है अब आपको इस पॉइंट की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे फोन्स भी आ रहे थे कि ये चीज समझ में नहीं आ रही कि सरकार छूट दे रही है या नहीं दे रही है। तो मेरा ख्याल अब आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसे क्लियर करने का प्रयास। थैंक यू। अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर से जरूर अभी